हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये पहला Q&A वीडियो है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम सीधा बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विनायक सर, व्हेन वी मेक प्लान्स ऑफ बिल्डिंग हाउ टू मेक बीम लेआउट प्लान, आई मीन वेयर टू प्लेस द बीम। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब भी हम लेआउट बनाते हैं, आरसीसी का लेआउट बनाते हैं, तभी हम डिसाइड कब कैसा करते हैं कि मतलब ये बीम यहाँ बैठेगी, ये बीम यहाँ पर बैठेगी, उसमें से प्राइमरी बीम कौन सी होती है और सेकेंडरी बीम कौन सी होती है। आई होप ये आपका क्वेश्चन होगा। तो कभी भी जब आरसीसी लेआउट बनता है उससे पहले बन जाता है आर्किटेक्ट लेआउट। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, जब भी उसका फ्लोर प्लान पूरा बन जाता है तो वो उसके ऊपर वॉल बना देता है कि ये वॉल यहाँ पर आएगी, इस तरह से रूम के डायमेंशन होंगे। तो वो लेआउट जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास। स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करेगा, उसको इतना ध्यान देना होता है कि जो उसकी वॉल दिए गए हैं आर्किटेक्ट के, हो सके जितना के मतलब जो कॉलम की थिकनेस होगी उसके साथ में वॉल की थिकनेस के हिसाब से मैच हो जाए, और जो बीम्स आएंगी वो वॉल के नीचे आना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ पे वॉल आएगी वहाँ पे उसकी बीम आना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्टली जो वॉल का लोड आने वाला है वो बीम के अंदर चला जाएगा। अभी यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम की बात। तो जनरली क्या होता है, प्राइमरी बीम जो होती है वो मेन बीम्स होती है, मतलब जो वो टोटल जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसको मतलब पूरी स्टेबिलिटी देती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो होता है पूरा स्ट्रक्चर का वो प्राइमरी बीम्स लेती है। बाकी जो सेकेंडरी बीम होती है वो मतलब प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट होती है। तो अभी ये डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है आपका जो बिल्डिंग की लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर है। अगर जो लेंथ ज़्यादा होगी बिल्डिंग की, मतलब अगर इस तरह से अभी ये सपोज ये डायरेक्शन में लेंथ ज़्यादा है बिल्डिंग की और ये डायरेक्शन में लेंथ कम है, मतलब इस साइड से 80 मीटर है, ये साइड में सपोज 40 मीटर है, तो जो प्राइमरी बीम्स होगी वो इस डायरेक्शन में मोस्टली रन करेगी, और जो 40 मीटर का डायरेक्शन है वहाँ पे आपकी उसके ऊपर जो सेकेंडरी बीम है वो बैठेगी। तो आई होप ये आपको समझा रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम राज, आई वॉन्ट टू नो इफ आई एम डूइंग प्लास्टर ऑफ इनर वॉल ऑफ लिफ्ट शाफ्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन। क्या मतलब इनका क्वेश्चन है कि जब भी हम लिफ्ट शाफ्ट के अंदर प्लास्टर कर रहे होंगे तभी हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या हमें कुछ केमिकल्स यूज़ करना चाहिए। तो यस, आपको कभी प्लास्टर करना होता है उसके पहले प्रॉपरली सरफेस प्रिपरेशन आपकी हो जाना चाहिए। सरफेस प्रिपरेशन मतलब कि उस पर लूज मटेरियल कुछ नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर आपकी लेफ्ट वॉल पूरी आरसीसी की, मोस्टली आरसीसी की होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो बीच का पोर्शन होता है, बीच की डिवाइडिंग वॉल होती है, अगर 2 लिफ्ट है तो वो ब्लॉक वर्क में किया जाता है। तो ब्लॉक पे क्या हो जाता है कि आपके ऊपर आपको वहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर प्लास्टर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आरसीसी सरफेस होता है, आरसीसी क्या होता है बहुत स्मूथ होता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एक केमिकल एजेंट यूज़ करना पड़ता है ताकि आपका प्लास्टर जो है आरसीसी के ऊपर प्रॉपरली बॉन्ड हो पाए। तो इसके यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। अगर आपके पास केमिकल नहीं तो आप उस पर हैकिंग करके रख सकते हो कंक्रीट के ऊपर, फिर उसके बाद डायरेक्टली आप प्लास्टर लगा सकते हो। तो क्या है, प्लास्टर को एक रफ सरफेस मिलेगा। अगर आप वो नहीं किया, हैकिंग नहीं किया है, तो उसके लिए केमिकल आता है सुनंदा का हैकेड प्लास्ट करके। तो उसको क्या करना है, आपको डायरेक्टली जो लोडर से या ब्रश से अप्लाई कर देना है सरफेस के ऊपर आरसीसी के। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं तो एक रफ सरफेस फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद में जैसे आपको वो बॉन्डिंग कोट लग जाएगा तो आपको क्या करना है कि डैश कोट मार देना, छाट कोट जिसे बोलते हैं रफ सरफेस के लिए, उसके ऊपर मार देना चाहिए। फिर दूसरे दिन जब वो ड्राई हो जाता है उसके बाद आपका जो फर्स्ट कोट होगा प्लास्टर का वो आप उसके ऊपर कर सकते हो। आई होप ये आपको इसका आंसर इसमें मिल गया रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि इफ़ आई वॉन्ट टू गिव स्लोप इन द लास्ट स्लैब, तो कैन आई गिव इट इन द शटरिंग और द शटरिंग लेवल शुड बी 0 एंड इट शुड बी एडजस्टेड इन द टाइलिंग मोड। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी हम टेरेस का स्लैब करते हैं हम उसमें कोई स्लोप नहीं देते। जो आरसीसी सरफेस होता है वो वैसा की वैसा ही रहता है, कभी भी आरसीसी सरफेस में स्लोप नहीं आता है। अगर आप शटरिंग में स्लोप देने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, नीचे जो रहने वाला रहेगा उसको पूरा स्लोप पूरा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, नीचे का जो स्लैब होगा सरफेस, और वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स होते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वो मतलब फिनिशिंग कुछ भी कर सकता है, पीओपी वर्क कर सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, उसको एक लेवल सरफेस नीचे नहीं दिखेगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि टेरेस स्लैब जब भी आप कर रहे हो तो आरसीसी का जो लेवल होगा वो सेम ही होगा थ्रू आउट। अगर आप वहाँ पे सोच रहे हो कि ऊपर सरफेस में मैं थोड़ा स्लोप बढ़ा दूंगा आरसीसी के अंदर, तो क्या होगा, आपको कंक्रीट वहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगा, और कंक्रीट काफ़ी महंगा होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आरसीसी आप पूरा लेवल में ही करो। उसके बाद जब आपकी टाइलिंग वर्क होगी, तो जब ऊपर जब वाटर प्रूफिंग हो जाती है, टाइल जब आप बिठाते हैं, चाइना मोज़ेक टाइल बिठाते हैं उसके ऊपर,
तभी आपको स्लोप एडजस्ट कर देना चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मॉर्टर जो अपना सैंड होता है वहाँ पे थोड़ा उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो एक साइड से। अब वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो बिल्डिंग के डाउन टेक है रेन वाटर के, वो कहाँ कहाँ है, उसके हिसाब से आपको स्लोप देना पड़ता है। मतलब एक सेंटर में बिल्डिंग का जो सेंटर होगा वहाँ पे आप एक रिज कंसिडर कर सकते हो, और वो रिज लाइन के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्लोप किस तरफ देना है। आपको हमेशा याद रखना है कि पूरा स्लोप वन साइड आपको नहीं देना है बिल्डिंग को, क्योंकि एक ही साइड में बहुत ज़्यादा आपको फिर मटेरियल लगेगा स्लोप देने के लिए। तो एक बिल्डिंग का जो सेंटर होता है वहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो रिज लाइन, और उसके हिसाब से आप स्लोप को डिवाइड कर सकते हो। इससे आपका मटेरियल की भी बचत हो जाती है। तो आई होप ये आपको इसमें आंसर इसका मिल गया रहेगा। उसके बाद शालिनी चौरसिया, हाउ टू जॉइन न्यू एंड ओल्ड स्लैब, व्हाट टाइप ऑफ सेटिंग केमिकल एंड प्रोसीजर्स नीड टू बी यूज्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ओल्ड और न्यू कंक्रीट को ज्वाइंट कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीकेज जो हो सकती है वो एक कंक्रीट के जॉइंट में से ही हो सकती है। तो यहाँ पर आपको प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा लेने पड़ते हैं ताकि आपका जो बॉन्डिंग होगा ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट के अंदर पूरी तरह से अच्छी तरह से हो पाए। तो सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन आपको करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपका जो जॉइंट है वो वर्टिकल रहना चाहिए स्लैब के अंदर। स्लैब में जॉइंट हमेशा वर्टिकल रहता है, स्लोप में नहीं रहता है। तो अगर वो स्लोप में है तो आपको तोड़ के उसको वर्टिकल कर देना चाहिए। वर्टिकल होने के बाद में आपको उसको वाटर जेट रहता है, हाई प्रेशर वाटर जेट, उससे पानी मार देना चाहिए ताकि जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाना चाहिए। यहाँ पे आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि आपको वो जेट का इस्तेमाल करना है। बस आपको इतना ही इंश्योर करना है कि वो डस्ट वगैरह जो भी निकल जाना चाहिए और एग्रीगेट एक्सपोज हो जाना चाहिए। ये मेन पार्ट है। एग्रीगेट एक्सपोज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो बस इतना इंश्योर करना है कि डस्ट निकल जावे, लूज मटेरियल निकल जावे और एग्रीगेट एक्सपोज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि बॉन्डिंग केमिकल आता है टू जॉइंट ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, इसका नाम है सुनंदा का ही आता है, पॉलीएल्क ईपी करके नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अटैच कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि 0.5:1 का रेशियो लेना है। मतलब 0.5 आपको लेना है सीमेंट और 1 पार्ट आपको लेना है ये केमिकल पॉलीएल्क ईपी। मतलब 1 लीटर अगर आप पॉलीएल्क ईपी ले रहे हो तो आधा किलो आपको सीमेंट लेना है, उसको मिक्स करके सीमेंट स्लरी बना देना है, वो स्लरी जैसा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है उस जॉइंट के ऊपर जब भी आप कास्टिंग करने वाले हो। मतलब अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो इससे 1 से 2 घंटा पहले आपको उसको अप्लाई कर देना चाहिए और डायरेक्टली आप उसके ऊपर फिर आपका जो भी नेक्स्ट लिफ्ट आने वाला है कॉन्क्रीट का वो उसके ऊपर कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है कि वो जो केमिकल है ना एक प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट कर देता है कॉन्क्रीट के बीच में। मतलब दोनों जो ओल्ड एंड न्यू सरफेस है इनके बीच में एक बॉन्ड अच्छी तरह से क्रिएट कर देता है और वाटर टाइट बना देता है, जिससे कि लीकेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आई होप कि इसका आंसर आपको इसमें मिल गया है। उसके बाद मुदस्सर ने पूछा है कि कॉलम का स्टील का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं कि कॉलम का स्टील स्टैगर्ड भी हो जाए प्लस लैपिंग जोन में भी आ जाए। तो कुछ इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी जितनी आपकी फ्लोर की हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, उतना ही रखना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कैसा होता है, खाली आपको जब नीचे आप फुटिंग से जब पहला लिफ्ट लेके जाते हो कॉलम का, वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो फुटिंग लेवल से लेके जो आपका प्लिंथ लेवल है वहाँ पे हाइट कम ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे। बाकी तो आपका टिपिकली रहता है 3-3 मीटर है तो 3-3 मीटर का आपको काटना है, उसमें कुछ ज़्यादा ये रहता नहीं है कुछ। फिर अभी यहाँ पे आपको ये क्या करना है, देखो जब भी आपकी फुटिंग हो जाती है, फुटिंग के बाद में आपको नेक्स्ट प्लिंथ लेवल जो रहेगा उसके ऊपर तक के आपको हाफ लेवल चढ़ाना है स्टील को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि फुटिंग के अंदर जो एल वगैरह रहेगा वो ऐड कर लेना है। बाकी फिर फुटिंग लेवल से लेकर जो प्लिंथ लेवल है वहाँ तक का डिस्टेंस ऐड कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर 3 मीटर भी है तो प्लिंथ लेवल से 1.5 मीटर ऊपर तक एक काट देना है और 1.5 मीटर प्लस 300 mm स्टैगर्ड करने के लिए काट देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो नीचे से जो फुटिंग से स्टील आ रहा है वो आपका प्लिंथ लेवल से 1.5 मीटर ऊपर चला जाएगा और स्टैगर्ड भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो हिसाब से आपको स्टील को कट करना है। मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो भी रहेगी वो प्लस लैप लेंथ। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर नीचे आपने स्टैगर्ड कर दिया है प्लिंथ लेवल पे तो आगे ऊपर तो स्टैगर्ड ही होते जाएगा वो। तो इसमें कुछ आपको अलग से कटिंग लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग लगा दूंगा, आप देख सकते हो इसके अंदर कैसा किया हुआ है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा मिस्टर रोशन ने कि इन फुटिंग रिइंफोर्समेंट व्हाई वी प्रोवाइड एल एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। तो अभी कैसा होता है, देखो एल का मतलब क्या होता है, ये एल जो होता है वो डेवलपमेंट लेंथ होती है एक्चुअली। कभी भी बीम या फिर कॉलम हो या फिर स्लैब हो, इसकी जो स्टील होती है मतलब स्लैब की स्टील होती है हमें बीम के अंदर लेके जाना होता है।
बीम की स्टील जो भी होती है वो कॉलम के अंदर लेके जाना होता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो स्ट्रेसेस स्लैब के हो वो बीम के अंदर जाना चाहिए, फिर इसके बाद में जो बीम के अंदर की स्ट्रेसेस हो वो कॉलम के अंदर ट्रांसफ़र पूरी तरह से हो जाना चाहिए। अब ये पूरी तरह करने के लिए क्या होता है, हमें प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है कंक्रीट और स्टील के बीच में। तो ये डिपेंड करता है कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेस के ऊपर। जितना कंक्रीट का ग्रेड बढ़ जाता है तो उतनी बॉन्ड स्ट्रेस उसकी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि हमको एक एडिक्वेट लेंथ देना पड़ता है स्टील की, थोड़ी लेंथ बढ़ाना पड़ता है जिससे कि वो बॉन्ड पूरी तरह से क्रिएट हो पाए स्टील के अंदर। मतलब ये आपका सपोज सपोर्ट है तो ये सपोर्ट के आगे थोड़ा सा लेंथ आपको बढ़ाना पड़ता है स्टील की। यहाँ पे आपका एंड हो गया, ये फेस ऑफ द सपोर्ट है, यहाँ से आपने स्टील को आगे बढ़ाया तो कुछ तो लेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि कंक्रीट और स्टील जो है उसके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो पाए प्रॉपरली। तो ये डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेस के ऊपर। जितनी बॉन्ड स्ट्रेस आपकी ज़्यादा रहेगी वो लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेस कम रहेगी तो ये लेंथ जो है बढ़ जाएगी। तो सेम ये फुटिंग के अंदर भी मायने रखता है। जब भी आपका कॉलम आता है, कॉलम की स्टील जो है वो कहाँ जाएगी, फुटिंग के अंदर जाएगी। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे फुटिंग का जो टॉप रहता है वहीं पे लाके स्टील को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो फुटिंग का रिइंफोर्समेंट रहता है हमेशा बॉटम में रहता है, क्योंकि टेंशन रहता है स्टील फुटिंग के अंदर, तो बॉटम में रिइंफोर्समेंट रहता है। ये तो आपको करना है कि पूरा नीचे तक के जाके टच करना है, ताकि जो कनेक्शन है पूरी तरह से स्टील का कॉलम स्टील का और फुटिंग स्टील का पूरी तरह से हो पाए। जैसे कि आपने देखा है फ्रेम स्ट्रक्चर में इतनी डक्टिलिटी क्यों रहती है, क्योंकि फुटिंग से लेकर जो टेरेस स्लैब है वहाँ तक की जो स्टील होता है पूरी तरह से जॉइंट रहता है, एक मैश बना रहता है, एक जाली पूरी तरह से बनी रहती है, इसलिए जो है डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है आरसीसी स्ट्रक्चर्स की। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि वो एल देना है, राइट। तो आपने लाके तो छोड़ दिया नीचे कॉलम का, जो कॉलम का स्टील था फुटिंग के रिइंफोर्समेंट तक लाके छोड़ दिया है। अभी आपको वो बॉन्ड डेवलप करना है प्रॉपरली, ताकि जो कॉलम की जो स्टील कॉलम का जो फोर्सेस है कॉलम के अंदर की वो ट्रांसफर हो पाए फुटिंग के अंदर। तो वहाँ पे आपको निकालना है एलडी उसका। तो एलडी का फॉर्मूला आईएस कोड में दिया रहेगा, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, क्लॉज नंबर वगैरह वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको बॉन्ड स्ट्रेस डालना है कंक्रीट की, और जो भी आपका यील्ड स्ट्रेस है स्टील की वो सब डाल देना। तो आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाएगी, कितनी आना चाहिए उतना आपको बढ़ा देना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर मैं खड़ा हूँ अभी तो मेरे पैर नीचे से फ्लैट है इस तरह से। अगर इमेजिन करो ये फ्लैट सरफेस नहीं होता तो मैं खड़े हो पाता क्या? तो ये भी उसका एक रीज़न बन जाता है। नीचे से जाके हम उसको ऐसा फ्लैट कर देते ताकि प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र हो जाए फुटिंग की स्टील के अंदर। तो आई होप इसका आंसर इसमें आपको मिल गया रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से मिल गए रहेंगे। एंड फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी पूछ सकते हो आप, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगले Q&A में मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।